हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर लिया है, तो जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वह वहां से जा कर के आसानी से उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है वह क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि अपभ्रंश भाषा का साहित्यिक विकास निम्नलिखित अवधि में हुआ है। मतलब अपभ्रंश भाषा का जो साहित्यिक विकास हुआ है वह कब हुआ है। ऑप्शन दिए 8वीं शताब्दी पूर्व, दूसरा ऑप्शन दिए 8वीं से 14वीं सदी, तीसरी से 6ठी शताब्दी, 10वीं से 15वीं शताब्दी। तो देखिए, जो अपभ्रंश भाषा का साहित्यिक विकास हुआ है वह 8वीं से 14वीं शताब्दी तक माना गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है। ऑप्शन दिए कड़वक, पद्धरी, रास, दोहा। तो अपभ्रंश काव्य का जो सुप्रसिद्ध छंद है वह है कड़वक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। ऑप्शन दिए संस्कृत, प्राकृत, अवहट्ट, पाली। तो अपभ्रंश भाषा का जो विकास हुआ है वह प्राकृत से हुआ है। देखिए, जो भाषा का विकास क्रम है वह है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश। तो यह अपभ्रंश का विकास किससे हुआ है, तो प्राकृत से। तो यह सही रूप हो जाएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। ऑप्शन दिए पुष्यदंत, जोइंदु, स्वयंभू, हेमचंद। तो देखिए, अपभ्रंश भाषा के जो प्रमुख प्रथम कवि हैं वह है स्वयंभू। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में राम के चरित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रबंधात्मक रचना है। पौमचर्यु, रिठमेढ़ीचर्यु, स्वयंभू छंद, महापुराण। तो अपभ्रंश में राम के चरित्र के आधार पर जो प्रबंधात्मक काव्य है वह है पौमचर्यु। यह स्वयंभू रचित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें राम के चरित्र का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है। ऑप्शन दिए पुष्यदंत, राम सिंह, सरहपा, धनपाल। तो देखिए, पाहुड़ दोहा राम सिंह की कृति है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी काव्यों में से कौन सा काव्य अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है। अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न कौन है। ऑप्शन दिए संत काव्य, वीर काव्य, श्रृंगार काव्य, राम काव्य। तो यह जो भिन्न है वह संत काव्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। ब्रज, अवधी, दक्षिणी हिंदी, अपभ्रंश। तो देखिए, अपभ्रंश से खड़ी बोली का विकास हुआ है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। कोटा बूंदी, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जोधपुर पाली, जोधपुर बीकानेर। तो देखिए, हाड़ौती जो बोली है वह राजस्थान के किस क्षेत्र में विकसित है। तो वह विकसित है कोटा बूंदी में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक है। डॉक्टर नगेंद्र, अब्दुल रहमान, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, इसमें से जो प्रथम इतिहास लेखन है रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, यहाँ पे इन ऑप्शन में जो पहले लिखा है वह यहाँ पे बात कर रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है, पृथ्वीराज रासो मूलतः कौन सा काव्य है। वीर काव्य, श्रृंगार काव्य, प्रशस्ति काव्य, संदेश काव्य। तो पृथ्वीराज रासो जो काव्य है वह है वीर काव्य। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं गार्सा दितासी, कर्नल जेम्स टॉड, प्रोफेसर व्हीलर और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता जो माने गए हैं वह माने गए हैं कर्नल जेम्स टॉड। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल के किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है।
ऑप्शन दिए जयमयंक जस चंद्रिका, उपदेश रसायन, पृथ्वीराज रासो, नेमिनाथ रासो। तो यह पृथ्वीराज रासो में इतिहास की उपेक्षा की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बिसल देव रासो, विद्यापति की पदावली। तो देखिए बिसल देव रासो जो नरपति नाल द्वारा रचित है उसमें सबसे पहले राजमती के वियोग का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यह श्रृंगारिक ग्रंथ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर भारत। तो देखिए जो भक्ति का उदय हुआ था वह दक्षिण से हुआ था, यानी दक्षिण भारत से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरी लीला गायन। तो देखिए समग्र भक्तिकालीन काव्य पे जो विशेषता लागू होती है वह होती है अहंकार का त्याग, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे भक्त जन्म मरण से मुक्त है, ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, भक्ति क्षेत्र में जाति पाति भेद है, शास्त्रीय ज्ञान का महत्व है। तो देखिए ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, यह जो ऑप्शन है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य ने निम्नलिखित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो वल्लभाचार्य का जो सिद्धांत है वह है शुद्धाद्वैतवाद, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है सूर सागर का काव्य रूप कौन सा है? प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य। तो देखिए सूर सागर सूरदास द्वारा रचित एक गीति काव्य है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास की भक्ति भावना किस वर्ग की है? संख्य भाव, मधुर भाव, श्रृंगार भाव, दास्य भाव। तो तुलसीदास की जो भक्ति भावना है वह दास्य भाव की है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो तुलसीदास जो दार्शनिक मत के भक्त कवि थे वह है विशिष्टाद्वैतवाद, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है तुलसीदास के गुरु का नाम है, क्या नाम है? परमानंद दास, गोविंद दास, नरहरि दास, रामानंद। तो तुलसीदास के गुरु का नाम है नरहरि दास, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूफी संतों ने जनता के कष्ट दूर करने के लिए साधना में अपनाया था, क्या अपनाया था? वाम मार्ग, वैष्णव प्रेम मार्ग, तांत्रिक योग मार्ग, वैदिक मार्ग। तो सूफी संतों ने जनता के कष्ट दूर करने के लिए साधना में वैष्णव प्रेम मार्ग अपनाया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मीराबाई की भक्ति साधना कौन सी थी? दास्य भाव, गुरु भक्ति, मधुरा भक्ति, संख्य भाव। तो मीराबाई की जो भक्ति साधना थी वह दास्य भाव की थी, मधुर भाव की थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो दास्य भाव की भक्ति है वह सूरदास की है, तो इसका ध्यान रखिएगा। मीराबाई की जो भक्ति साधना है वह मधुर भाव की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, किसे माना है? सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या माना है? ऑप्शन दिए प्रेम की पीर, लौकिक प्रेम, प्रतीकात्मक प्रेम, दार्शनिक अभिव्यक्ति। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की पीर माना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूफी कवियों को कहा जाता है पुष्टि मार्गी, प्रेम मार्गी, वैष्णव मार्गी, इस्लाम मार्गी। तो जो सूफी कवि हैं उन्हें प्रेम मार्गी माना जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है रामचरितमानस का महत्व आज क्यों है? भक्ति साधना के लिए, राम की लीला गायन के लिए, जीवन मूल्यों के निर्धारण के लिए, सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के लिए। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण रामचरितमानस का आज महत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं। रीति काव्य के प्रमुख भेदों में यह नहीं आता है
रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति भुक्त, रीति मुक्त। तो देखिए रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त तो आते हैं, लेकिन रीति भुक्त कोई शाखा नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया? प्रबंध, मुक्तक, कथा, चंपू। तो रीति काव्य में जो काव्य रूप अपनाया गया था वह अपनाया गया था मुक्तक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे बिहारी सतसई, जो बिहारी की रचना है वह मुक्तक में रची है, तो इसी तरह रीति काव्य के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वह मुक्तक में रचे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं में सतसई परंपरा की सबसे पहली कौन सी रचना है? गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, वीर सतसई, बिहारी सतसई। तो सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना जो मानी गई है वह गाथा सप्तशती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि वह अत्यधिक मांसल है, वह अलौकिक एवं आध्यात्मिक है, वह सुजान से प्रेरित है, वह स्वानुभूत और रीतिमुक्त है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वह स्वानुभूत और रीतिमुक्त है, इस कारण से घनानंद का प्रेम अन्य लोगों से अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ क्या है? रसभूषण, बिहारी सतसई, कविकुल कल्पतरु, रसविलास। तो कविकल्पतरु जो है वह रीति ग्रंथ का परिचायक ग्रंथ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान एक सुजान, चंद्रकांता। तो लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया जो उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उससे आधुनिक उपन्यास की आधुनिकता का शुरुआत माना जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जन करता थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आधुनिक काल में गद्य और पद्य के जो परिमार्जक करता थे वे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से गद्य और पद्य को अत्यधिक सुशिक्षित और प्रौढ़ करने का प्रयास किया, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नव जागरण परक, नारी चेतात्मक। तो द्विवेदी युग की कविता जो है वह उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया? भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, साकेत। तो देखिए साकेत में उन्होंने उर्मिला विषयक जो उपेक्षित नारी है उर्मिला, उनके विषय में लिखा है, तो इस कारण से यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना का मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है? अधिक हुई है प्रसाद में, पंत में, महादेवी वर्मा में, निराला में। तो सबसे ज़्यादा छायावाद के कवियों में जो मार्मिक वेदना अभिव्यक्त हुई है उनके मधुर गीतों में, वे हैं महादेवी वर्मा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावादी कवियों में रहस्य भावना व्यक्त हुई है असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में, असीम से मिलन की इच्छा के रूप में, उपयुक्त सभी रूपों में। तो छायावादी कवियों की रहस्य भावना जो व्यक्त हुई है वह हुआ है उपयुक्त सभी रूपों में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावादोत्तर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख किस रूप में मिलता है? जाति एकता, अतीत की आलोचना, आत्मोत्सर्ग की भावना, प्रणय भावना के लौकिक धरातल के रूप में। तो छायावादोत्तर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है आत्मोत्सर्ग की भावना के रूप में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिवादी काव्य दृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, वैयक्तिक यथार्थ, यथा स्थितिवादी। तो प्रगतिवादी काव्य दृष्टि जो है वह है
वर्ग चेतना प्रधान, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है रोमानियत से युक्त, बिंब विधान से युक्त, बोलचाल की शब्दावली से युक्त, अलंकारिता से युक्त। तो नई कविता की भाषा की जो प्रमुख विशेषता है वह है बिंब विधान से युक्त, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण है। साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण है राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता, सपाट बयानबाजी और बड़बोलापन, सामाजिक यथार्थ की अतिशयकता, पराजय भावना और नैराश्य। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सपाट बयानी और बड़बोलापन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वातंत्र्योत्तर नाटकों की प्रमुख विशेषता है यथार्थपरक बौद्धिकता, प्रेम की भाविक तथा मानविक संवेदना, मनोवैज्ञानिक स्तर पर चारित्रिक चित्रण, जीवन की विषमताओं का चित्रण। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन की विषमताओं का चित्रण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है, पृथ्वी कल्प के रचयिता हैं कौन है? ऑप्शन दिए नरेश मेहता, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञे। तो पृथ्वी कल्प के जो रचयिता हैं वे हैं गिरजा कुमार माथुर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार हैं अभिनव गुप्त, नगेंद्र, जगदीश गुप्त, भरत मुनि। तो रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार हैं जो वे हैं भरत मुनि, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द शक्तियों पर विचार करते हुए निम्नलिखित में एक आधार अमान्य है अर्थ संपत्ति, शब्द, शब्दार्थ, अर्थ ज्ञान का साधन। तो जो अमान्य है वह है अर्थ संपत्ति, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अलंकारों में एक भेद स्वीकार नहीं होता, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार तो होता है लेकिन काव्य अलंकार नहीं होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दीवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे में अलंकार हैं भ्रांतिमान, मानवीकरण, विभावना, मलित। तो यहाँ पे जो अलंकार है वह मानवीकरण, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह नवनीत कहाँ जाता है रह जाता है तक्र में कवि तक्र को प्रतीक बताया है समग्रता का, रहस्यमयता का, निस्सारता का, समन्वय का। तो इसमें कवि तक्र को जो प्रतीक बताया है वह बताया है समन्वय का, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमूर्त भाव को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि प्रयोग करता है, तो कवि प्रयोग करता है बिंबों का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? यह जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पे जो अल्प विराम का चिन्ह है वह है ऑप्शन नंबर ए में, तो यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को कहा जाता है श्लिष्ट, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना अधूरी है? तो यह ऑप्शन दिए बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्वत्साल भंजिका। तो इसमें जो अपूर्ण रचना राजशेखर की है वह है बाल रामायण, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यर्थे पृथग थार्या स्वर व्यंजने सहन्ते क्रमेण तेनवय वावृत्यमेकम विघ्निगध्यते यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर, इनमें से किसी ने भी नहीं।
तो यह जो यमक की परिभाषा दी गई है वह दिया गया है मम्मट द्वारा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? 3, 2, 4, 5। तो वचन 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। तो जो दही शब्द है वह है पुल्लिंग, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? यहाँ ज्योत्सना का जो सही रूप है वह क्या है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ज्योत्सना का रूप वह सही रूप है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन शब्द सही है? यहाँ पे सन्यासी का सही रूप किस ऑप्शन में है? तो यहाँ सन्यासी का सही रूप जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए, वर्तनी से भी संबंधित एक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ उसे क्या कहेंगे? तो अजात शत्रु कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम क्या है? तो कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, नीरद, वारिधि, मेघ। तो यहाँ पे बादल का जो पर्यायवाची नहीं है वे हैं वारिधि, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। तो यहाँ पे जो सही रूप है वह है बैल और बकरी घास चरते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं घर आऊँगा, किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो उसने कहा कि मैं घर आऊँगा, यह जो वाक्य है वह है मिश्र वाक्य, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? कादंबरी किसकी रचना है? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, माघ। तो कादंबरी जो रचना है वह रचना है बाणभट्ट की, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? विश्वनाथ, राजशेखर, श्रीहर्ष, भास। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह जो पंक्ति है यह कथन है वह विश्वनाथ का है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? शिशुपाल वध, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम, नैषधि चरितम। तो भारवी द्वारा रचित जो ग्रंथ यहाँ पे है वह है किरातार्जुनीयम, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षक नाटक का रचयिता कौन है? कुमारदास, शूद्रक, अमर सिंह, विशाखदत्त। तो मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसके जो रचयिता हैं वह विशाखदत्त हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रसन्नता शब्द में जो ध्वनि है वह है युग्मक ध्वनि, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। तो यहाँ पे जो स्त्रीलिंग शब्द है वह है मृत्यु, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयोगवा कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। तो देखिए, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा कहा जाता है, तो यहाँ ऑप्शन में विसर्ग है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? रवि, भास्कर, हंस, सारंग। तो सूर्य का पर्यायवाची जो नहीं है वह है सारंग, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरंग का सही विलोम है? अंतरंग का सही विलोम है बहुरंग, बहिरंग, सबरंग, कुरंग। तो अंतरंग का सही विलोम है बहिरंग, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, शब्दयुग्म पर्यंत पर्यक के सही अर्थ भेद का चयन करिए। तक कीचड़, तक पलंग, पर्याप्त पलंग, समग्र पीड़क। तो पर्यंत और पर्यंक का जो सही अर्थ है वह है
तक और पलंग, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्त, यह कथन किसका है? तुलसीदास, भिखारीदास, केशवदास, मतीराम। तो यह जो पंक्ति है वह केशवदास की है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? छल, स्मृति, पुलक, रोमांच। तो देव ने किसको कहा है? तो देव जो कवि हैं उन्होंने स्मृति को 34वां संचारी भाव कहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है? एको रस करुण एव किस कवि की उक्ति है? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, माघ। तो यह जो युक्ति है वह भवभूति की है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य, लक्षणा। तो यहाँ जो शब्द शक्ति है वह है लक्षणा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया 14 सितंबर 1949, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं? तो 52 होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है उसे देशज कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? संवत 1375 से 1700, 1375 से 1800, संवत 1375 से 1850, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भक्तिकाल की जो समय सीमा है वह है संवत 1375 से 1700 तक, यह रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला प्रश्न है ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथ कवि, भक्त कवि, संत कवि। तो ज्ञानमार्गी कवियों को संत कवि के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पद्मावत काव्य के रचनाकार कौन है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है रसापकर्षका दोषा उक्ति किस आचार्य की है? तो ऑप्शन दिए वामन, विश्वनाथ, मम्मट, भरत। तो यह जो उक्ति है वह है विश्वनाथ की, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कीरति भनिति भूति भली सोई, कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? ऑप्शन दिए कीर्ति की प्राप्ति, स्वांतः सुखाय, लोकमंगल, अर्थ प्राप्ति। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है लोकमंगल वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो इनमें जो अलंकार है वह है रूपक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन है? काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, काव्यादर्श। तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जो है वह है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है घनाक्षरी छंद है मात्रिक, वर्णिक, आक्षरिक, इनमें से कोई नहीं। तो घनाक्षरी छंद जो है वह है वर्णिक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं, तो भरत ने 10 गुण और 10 दोष माने हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? अगला जो प्रश्न है, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव। तो यह जो भेद है वह है संचारी भाव का, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभान जावे हलधर के वीर। यह इसमें कौन सा शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो शब्द शक्ति है वह है व्यंजना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी, पश्चिमी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यह पूर्वी हिंदी में आते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द है तद्भव, विदेशी, देशज, संकर। तो रेलगाड़ी जो शब्द है वह है संकर, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए रांगे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का जो नाम है वह है शमशेर बहादुर सिंह, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरे यायावार रहेगा याद किस विधा की रचना है? काव्य, यात्रा, वृत्तांत, जीवनी, डायरी। तो अरे यायावार रहेगा याद यह जो विधा की रचना है वह है यात्रा वृत्तांत, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है। काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? विजय देवनारायण शाही, डॉक्टर रघुवंश, नेमीचंद्र जैन, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो काव्य भाषा परक समीक्षक का जो नाम है वह है रामस्वरूप चतुर्वेदी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन नयन, मृग नयनी, आपका बंटी, कली कथा, वाया पाई पास। तो अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया खंजन नयन जो सूरदास के जीवन पर लिखा है, यह एक जीवनी परक उपन्यास है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन है? शिवमूर्ति, सतीश जमाली, अखिलेश, मंजूर एहतेशाम। तो कसाई बाड़ा कहानी के जो लेखक हैं वह शिवमूर्ति हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, यह कथन किसका है? रसखान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो यह जो कथन है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? रमेश कुंतल मेघ, विजय देवनारायण शाही, गजानन माधव मुक्तिबोध, मनोहर श्याम जोशी। तो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के जो प्रणेता हैं वे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दिए पुष्यदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को, स्वयंभू को। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा है? तो वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है आदिकाल को, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो यह चंद्रबरदाई की रचना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का मुख्य रस क्या है? तो वह वीर रस है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि जगनिक की रचना का नाम है? तो जगनिक की रचना का नाम है परमाल रासो, जिससे अल्लाह खंड भी कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? तो पूर्व मध्यकाल जो नाम दिया गया है भक्ति काल को वह दिया गया है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि?
वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह जायस नामक स्थान के निवासी थे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगारी काल कहा है। तो श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो वे कवि हैं बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखा है, जिसमें 719 दोहे हैं। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो कठिन काव्य का प्रेत जो कहा जाता है वह केशव दास को, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किनके नाम पे हुआ है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया गया है, जीवनी काल, पद्य काल, स्मरण काल, गद्य काल। तो आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है, यह रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ। मुकुटधर पांडे, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्याम नारायण पांडे। तो मुकुटधर पांडे के रचनाओं में प्रकट हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि त्रिलोचन का नाम क्या है, पूरा नाम। तो वासुदेव सिंह त्रिलोचन, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन है। तो हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। जन्मेजय का नायक, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। तो प्रसाद का नाटक जो नहीं है वह सिंदूर की होली, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र है, उसने कहा था जो कहानी है, उसके जो मुख्य पात्र हैं वे लहना सिंह हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक नहीं थे वे थे शांति प्रिय द्विवेदी, बाकी तीनों थे श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के करुड़ालय का नाट्य रूप क्या है। करुड़ालय का नाट्य रूप क्या है। तो करुड़ालय यह एक गीति नाट्य है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है। काशी काशी, गली आगे मुड़ती है, झीनी बीनी चदरिया, अलग अलग पैतरडी। तो काशी का संबंध जिससे नहीं है वह है, काशी का संबंध किससे नहीं है, तो वह है अलग अलग बैतरडी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह 125 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगातार हमारे चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।